आज हम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, वर्ण विचार पहले जान लेते हैं, उसके बाद में वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आपको ये तो पता है कि भाई वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारे वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ जिससे कि हम उच्चारण स्थान के बारे में सही से समझ सकें। ठीक है, फिर तो कुल टोटल कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, उसमें जो मूल व्यंजन होते हैं वो हमारे 33 होते हैं। यदि संयुक्त व्यंजन मिला दिए जाएं तो छत्रज्ञा वाले तो वो हमारे 4 होते हैं, विकसित व्यंजन हमारे 2 होते हैं, और इस तरह से मिलकर हमारे 39 हो जाते हैं व्यंजन। ठीक है, यदि हम उसमें स्वर मिला देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर नहीं होते। जो 2 होते हैं अंग और आहा वो अयोगवा में आती है, यानी कि उसकी स्वर में गिनती नहीं की जाती है। ठीक है, तो यानी 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, तो यानी टोटल हमारे 13 होते हैं। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए, 39 को यदि प्लस 13 से प्लस करेंगे तो टोटल 52 वर्ण हमारे वर्णमाला में होते हैं। ये हो गया। अब हम यदि वर्णमाला की भेद करेंगे तो हमारा एक आता है स्वर, एक आता है हमारा व्यंजन। ठीक है, स्वर के भेद होते हैं हमारे, ये आपको पता ही है कि एक ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। ठीक है, ह्रस्व आपको पता है जिसको बोलने में हमें कम समय लगता है, ह्रस्व से यदि दोगुना समय लगता है तो दीर्घ, उससे यदि तेगुना समय यानी प्लुत स्वर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग ज्यादातर भजन कीर्तन या फिर कोई भगवान का स्मरण करने की ओम का उच्चारण यदि हम करते हैं तो ओ का उच्चारण हम बार बार कर रहे हैं, देर तक कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, इसको संकेत के रूप में इस तरह से लिखा जाता है। ये जो हमने स्वर देखे ह्रस्व दीर्घ, ठीक है, इसमें मूल रूप से स्वर हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं, ये जो होते हैं ये मूल रूप से स्वर होते हैं, और इनको मिलाकर जो स्वर बनते हैं वो हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब यह आप कहेंगे कि भाई किसको मिलाकर क्या बनता है, तो वो देख लेते हैं। तो जो संयुक्त स्वर होते हैं, आ के साथ यदि ई मिला दी तो ए बनता है, आ के साथ ऊ मिला दिया तो ओ बनता है, आ के साथ ए मिलाया, ठीक है, तो बनेगा बाद में आई, आ के साथ ओ मिलाएंगे तो बनेगा हमारा औ। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको पता होगा, लेकिन ये संयुक्त स्वर मूल रूप से स्वर हम 4 होते हैं, मिलकर वैसे वर्णमाला के आधार पर हम स्वर बोलेंगे कि भाई 11 ही होते हैं। ठीक है, लेकिन मूल रूप से हमारे 4 होते हैं। ओके, अब आता है अयोगवा, जिसको हमने गिनती की थी, अयोगवा में अंग और आहा। ठीक है, जिसे हमने अयोगवा का नाम दिया। तो उसमें होता है हमारा एक अनुस्वार और दूसरा होता है हमारा अनुनासिक। ठीक है, आपको पता है अनुस्वार को हम बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, और अनुनासिक हम अर्ध चंद्र बिंदु, ठीक है, यानी चंद्र का आकार भी रहता है और बिंदु भी रहता है, वो कहलाता है हमारा अनुनासिक। लेकिन अनुनासिक और अनुस्वार उसमें अंतर होता है। अनुस्वार का प्रयोग हमेशा ये जो हमारे 5 वर्ण है, ठीक है, 5 वर्ण है, उसको हम यदि वो आधा प्रयोग होता है तो हम उसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे पंचम वर्ण किसे कहते हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, क ख ग ग च छ ज ज य, तो जो लास्ट के जो हमारे अक्षर सारे वर्ग में आते हैं आखिरी के, तो वो हमारे कहलाते हैं 5 वर्ण यानी पंचम वर्ण। पंचम वर्ण का प्रयोग हमेशा अनुस्वार के रूप में किया जाता है। ठीक है, अनुनासिक आपको बताइए कि भी अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु है ना, नाक से और मुख के द्वारा, दोनों के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक में हम थोड़ा अंतर देख लेते हैं। अनुस्वार में यदि मात्रा के साथ में हम अनुस्वार लगाएंगे तो बिंदु लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा अनुस्वार सेंध यानी आधा ना का उच्चारण होता है, नींद इसमें भी आधा ना का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो हमने बिंदु का प्रयोग कर दिया यानी अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। अब अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का यदि हम चंद्र और अर्धचंद्र और दूसरा बिंदु, तो हम उसको कहेंगे अनुनासिक। ठीक है, ये पूरी तरह से ऐसा चंद्र का आकार और बिंदु आएगा, इन दोनों में हमें अंतर मालूम होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा आता है हमारा, ये अब मैंने आपको बता ही दिया कि वो जो पंचवर्ण होते हैं उसके स्थान पर ही हम इसका अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अनुनासिक की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, ये नासिक की ध्वनि कहलाती है। ठीक है। विसर्ग, आपको पता है कि विसर्ग का उच्चारण हम कैसे करते हैं, ह से, है ना, अधः। तो जैसे कि संभवतः, विसर्ग हमारा किस में आया, अह की जो मात्रा थी, ठीक है ना, यानी कि अयोगवाह में इसकी गिनती होती है। तो विसर्ग हम, जिसको हम विसर्ग कह रहे हैं, संभवतः, अतः, स्वतः, आदः, प्रातः आदि, ह ना लिखकर हम इसको इस तरह से विसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अधिकतर इसका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में किया जाता है। अब बाद में हमारा आता है, यदि हम स्वर की बात कर रहे हैं, एक होती है हमारी आगत ध्वनि। आगत ध्वनि जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि भाई दूसरी भाषा से आई हुई जो ध्वनि, तो ये किसी भाषा से, हमारी अंग्रेजी भाषा से, यानी जो रोमन लिपि है उससे आई हुई ये ध्वनि है। ठीक है। हमेशा इस ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर है तो डॉक्टर को हम इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है। हम इसको डॉक्टर को इस तरह से ही, हमारा अर्धचंद्र, बिंदु नहीं है इसमें, सिर्फ अर्धचंद्र के रूप में इसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। यह हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मैं समझा चुकी हूँ। उसके बाद में हम इसका स्वर स्थान देखना है, उच्चारण स्थान देखना है, इसलिए ये मैं पिछली बात कर रही हूँ। ठीक है। अब हम व्यंजन आते हैं, तो आपको पता है कि भाई स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। ये किस तरह से होते हैं, इसका उच्चारण कैसे होता है वो देख ले। ये है हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन यानी कि जिन हम इनका व्यंजन का जो उच्चारण करते हैं, तो हमारा मुख का जो भी भाग है वो कहीं ना कहीं उससे स्पर्श होते हुए हम इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी मुख के अलग अलग भाग, जैसे कंठ, होठ, जिह्वा, इसका स्पर्श होता है इनका उच्चारण करते समय, इसलिए ये जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसका उच्चारण स्थान हम आगे जाकर देखेंगे, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। ठीक है। उसको हम आगे देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन, अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इसमें इसका उच्चारण करते समय हम, क्या होता है कि जीभ जो है पूरी तरह से, मतलब हमारे मुख के भाग को पूरी तरह से टच नहीं करती है ना, उसको स्पर्श नहीं करती है, इसलिए यानी अंदर से ये ध्वनि आती है, तो इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। इसका जब हम उच्चारण, ऊष्मा यानी कि ताप, है ना, गर्मी, तो ऊष्मा यानी कि इसका उच्चारण करते समय हमारी जो हवा है ना, रगड़ खाने के बाद मुख से बाहर निकलती है, इसको हम कहते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक है। श यदि उच्चारण करेंगे तो हमारा घर्षण पैदा हो रहा है, ठीक है, यानी ऊष्मा पैदा हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ओके। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन। आपको पता है कि क, क्षत्रज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन होता है। अब इसको क्या क्या अक्षर मिलकर बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो यदि हमें इंग्लिश में पता होगा तो के और एस एच, तो हमें समझ में आ जाएगा का और सा से मिलकर ये छ बना है। ठीक है। तो त्र, अंग्रेजी में लिखते हैं हम टी आर ए। ठीक है। और ज्ञ को हम लिखते हैं जे वाई ए, तो यानी ज और य। ठीक है। जो पंचमाक्षर में आता है य। दूसरा है हमारा श्र, तो श्र यानी श और र, एस एच और आर ए। ठीक है। ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। ऊपर हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, यानी पूरी तरह जो हमारा स्पर्श है ना, वो किसी न किसी मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श होता है, इसलिए उसको, ये जितने भी 25 हमारे ये वर्ण होते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है। अब हमारा आता, एक होता है हमारा द्वित व्यंजन। ठीक है। आपने सुना होगा। द्वित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में भी अंतर हम जानते जाते हैं। द्वित व्यंजन में क्या है, एक ही अक्षर 2 बार आ रहा है। एक हमारा आधा आ रहा है, इसलिए हमने हलंत लगाया, दूसरा हमारा पूरा आ रहा है। दोनों में हम सभी जो मैंने उदाहरण दिए उसमें हम देखेंगे। तो द्वित, इसलिए उसको हम बोलेंगे 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हम उसको व्यंजन को बोलेंगे द्वित व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है। अब संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन में भी हम अंतर देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन में दोनों अक्षर अलग अलग थे और आधे आधे थे।
ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक आधा है, एक ये पूरा है, ठीक है। तो इसलिए ये संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में भी हमें अंतर समझ में आ जाएगा। म, ह, म, न, प्र, न्य, क्य, श, त्व, त्य, प्य, स्व। इसका उच्चारण, इसका जो इसको यदि हम लिखेंगे शब्दों में तो कहीं कहीं शुरू में भी आता है और हमारा बीच में भी इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। जैसे म, ह तो कुमार, ठीक है। म, न तो निम्न, ये आखिर में प्रयोग हुआ, ये पहले प्रयोग हुआ प्र, ठीक है। और यहाँ पर न और य तो अन्य, क और य क्यारी, श और च, ठीक है। त व त्वचा, त य या प्या, ठीक है। स्वा और ये स्व, बराबर। यानी कि संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में आपको अर्थ उसका मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। संयुक्त अक्षर कैसे होते हैं? दोनों अक्षर अलग अलग होते हैं, ठीक है। म है और ये ह है, लेकिन एक आधा है, एक पूरा है। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में क्या था, हमारे दोनों आधे आधे थे, जब मिलकर हमारा ये पूरा अक्षर बना। और भिन्न अक्षर बना, वही अक्षर नहीं रहा, ठीक है। यानी भिन्न अक्षर का निर्माण हुआ, इसलिए वो संयुक्त कहलाया, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे सेम टू सेम हम लिख रहे हैं और इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब संयुक्त अक्षर द्वित्व आपको समझ में आ गया, दोनों ही, इसलिए दो द्वि का आपका अर्थ पता है, यानी दो बार एक ही अक्षर का प्रयोग हो रहा है, एक आधा है एक पूरा है, ठीक है। यहाँ दो अलग अलग अक्षर है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये जो स्पर्श व्यंजन है, ये जो लिखे हुए व्यंजन है, ठीक है, अलग से, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से इसको जानते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं विकसित व्यंजन भी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि ड और ड से ये विकसित हुआ है, इसलिए हम इसको विकसित या उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग आपको पता ही है, जैसे यदि डलिया है ना, डा का प्रयोग करेंगे तो डलिया, और यदि इसी में यदि हम बिंदु लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लड़की। ड़ा, इसका उच्चारण अलग हो गया, ठीक है। यहाँ ढा का प्रयोग करेंगे तो ढक्कन हो गया, और पढ़ाई का चढ़ाई का प्रयोग करेंगे तो ढा उच्चारण हो गया इसका, ठीक है। यहाँ मैंने आपको उदाहरण थोड़े से दिए हैं, ठीक है। ड़ा ओड़ा ये पढ़ की, यानी कि ये उत्क्षिप्त व्यंजन के। अब हमारा आता है एक लुंठित व्यंजन, ठीक है। लुंठित व्यंजन में सिर्फ रा का प्रयोग होता है हिंदी में, ठीक है। यानी कि जो हमारी जो हवा है, यानी कि जो वायु है, वो कैसी कंपन करते हुए ध्वनि हमारी आती है, कंपन या थरथराहट की, खर्राटे भरते हुए जैसे ध्वनि ऐसे हमारे आवाज आती है, ठीक है। तो वो एक ही जो उच्चारण है वो बार बार होता है, लेकिन वो राई होता है सिर्फ, ठीक है। लुंठित ध्वनि में हमारे व्यंजन में सिर्फ रा का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने क्या देखा था, स्वर व्यंजन के भेद देखे थे। अब जो वर्ण है हमारे, उसका उच्चारण स्थान क्या है वो यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कि जो हम वर्णों को जब बोलते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले वर्ण को यदि उच्चारित करेंगे हम, तो सबसे पहले हमारा कौन सा भाग आता है, गला, ठीक है। कंठ से हमारा उच्चारण शुरू होता है, तो कंठ के उच्चारण में क्या आता है, आप बोल के देख सकते हैं, ठीक है। अंदर से ध्वनि आ रही है, क, जीभ टच नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए हम ये इसको कहेंगे हम कंठ, ठीक है। कंठ के बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाता है तालव्य। तालव्य आप कहेंगे, तालव्य किसे कहते हैं, जो हमारा ये मुख है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, जीभ के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है तालव्य, ठीक है। यहाँ साथ साथ में समझते जाते हैं, ठीक है। पहला हमारा आता है कंठ। सबसे पहले यदि हम उच्चारण स्थान आएगा तो हमारा आएगा कंठ, यहाँ से शुरू होंगे, तो यानी कि वर्ण के हिसाब से हम देखेंगे तो पहला जो हमारा स्पर्श व्यंजन का जो वर्ग था, तो का वर्ग आएगा और हमारे 3 स्वर आएंगे, किसमें, कंठ में। दूसरा यदि हम स्पर्श व्यंजन में आगे जाएंगे तो हमारा आता है च वर्ग, तो यानी कि तालव्य। तो मुख के बाद हमारी आवाज कहाँ से आएगी, तलुए से, यानी कि तालव्य से, तो उसमें पूरा हमारा चा वर्ग आ जाएगा, ठीक है। आपको ये तो पता है क च है ना, ट
त, ठीक है, और ये प, ये क च ट त प, कचट तप, ठीक है। ये वर्ग है हमारे, क वर्ग है ना, च वर्ग जिसमें 5-5 अक्षर होते हैं, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो वर्ग के हिसाब से इनका उच्चारण स्थान यदि हम समझेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं ये मुख की अपेक्षा। सबसे पहले हमारा उच्चारण कहाँ से शुरू होता है? कंठ से। तो कंठ में आ गया हमारा का वर्ग, बाद में हमारा तलु, मैंने आपको बताया जीभ के ऊपर का जो उस अंदर जो हमारी जीभ होती है, जीभ के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है तालव्य, ठीक है। तो ये उसमें हमारा चा वर्ग आएगा और इसके आगे के स्वर आएंगे। अब हमारा आता है मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य किसे कहते हैं? जब जीभ ना ये हमारी जिह्वा मुड़ कर और पहले सीधे यदि तालु से लगती है ना, तो तालव्य कहलाएगा, लेकिन वो मुड़ते हुए यदि तालु से टकराती है तो वो क्या कहलाएगी? मूर्धन्य, ठीक है। इसका उच्चारण यदि हम करेंगे तो हमें पता चलेगा। कठोर तालु के अगले भाग से, यानी जो ये तालु है ना, उसके आगे के भाग से ऐसे करते हुए और वो ऊपर टकराती है, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम मूर्धन्य। जैसे ट, आप उच्चारण करके हमें पता चलेगा, ट जीभ मुड़ रही है फिर टकरा रही है, री, ठीक है। टा वर्ग पूरा आ गया, ट ट ठ ड ढ, आप देखें जीभ थोड़ी हमारी मुड़ रही है और ऊपर हमारी टच हो रही है, ठीक है। और रा और स, ये हमारे किस में आ गए? हमारे मूर्धन्य में, ठीक है। अब आगे का वर्ग आता है हमारा ता वर्ग। तो पहले हमारा कंठ आया था, सबसे पहले हमने उच्चारण कंठ से किया था, यानी गले के भाग से, ठीक है, ये कंठ से। फिर बाद में हमारा ऊपर का हिस्सा आया तालव्य, फिर तालव्य के बाद हमारा आया मूर्धन्य। अब हमारा आता है दांत, ठीक है। तो दांत से ता वर्ग आएगा, पूरा दांत से, है ना। तो अगर हम उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे दांत से हमारी जीभ टच हो रही है, त थ द ध, है ना, त थ द ध न, फिर और स और ज, ये हमारे दांत में आ जाते हैं। अब आता है हमारा आगे का ओष्ठ, ठीक है, यानी दोनों जो होठ हैं उससे कैसे उच्चारण करते हैं, तो उसमें प वर्ग आएगा। आप उच्चारण करेंगे तो हमें पता चलेगा। प, दोनों होठ हमारे टच हो रहे, ऊ तो बाहर हवा निकल रही है लेकिन होठ हमारे उसको बोल रहे हैं, दोनों होठ ऊ और ऊ, दोनों होठों की आकृति हमारी बदल रही है, ठीक है। तो यानी कि ये ओष्ठ के अंतर्गत आ जाएंगे। बाद में आता है हमारा दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ, है ना, लेकिन इसमें कौन सा? नीचे वाला होठ, उसको कहेंगे दंतोष्ठ। दांत का भी हमको उसमें प्रयोग हो रहा है और ओष्ठ का भी हो रहा है। तो व और फ बोलेंगे हम, व तो होठ हमारा प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और फ ये कौन सा है? प फ व वाला नहीं है, ठीक है, पा वर्ग वाला नहीं है, ये हमारा फ है जो अरबी भाषा में हमारा प्रयोग होता है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा स्वर यंत्र, यानी अंदर से आवाज निकलती है हमारी सीधे, ह ओ, ठीक है। तो ये हमारा स्वर यंत्र में आ गया। अब नाक से उच्चारण होता है, तो मैंने आपको बताया था ये जो पंचम वर्ण जिसको कहते हैं, ठीक है, जो हमारे स्पर्श व्यंजन के आखिरी जो 5 अक्षर होते हैं, ये इसका उच्चारण हमेशा नाक से होता है। जैसे पंथ, है ना, और या फिर पंचन, है ना यदि आधा जो ये अक्षर है वो हमेशा नाक से उच्चारित होते हैं, ठीक है। अब कंठ और तालव्य, कंठ और तालु से, तो इसका कंठ ए आई ऊपर के, उससे हमारी जीभ वगैरह कहीं टच नहीं हो रही, ठीक है। कंठोष्ठ यानी कंठ और होठ, औ और औ, ये हमारे ये कहलाते हैं हमारे कंठोष्ठ, ठीक है। अब इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने उच्चारण कहाँ से शुरू किया था? कंठ से। तो कंठ में हमारा का वर्ग आया था। दूसरा हम यदि आगे जाएंगे तो हमने तलुए से किया था, तो तालव्य आ गया। तीसरा हमारा तलवे को जीभ को मोड़ते हुए कठोर भाग से टच होगा, तो तीसरा हमारा मूर्धन्य था। बाद में हमने दांतों से उच्चारण किया तो दंती कहलाया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम दांतों के बाद में हमने होठों से उच्चारण किया तो ओष्ठ कहलाया। दांत और ओष्ठ दोनों का से उच्चारित किया तो दंतोष्ठ कहलाया, ठीक है। अब दूसरा जो 7वां था
हाँ, स्वर यंत्र से, यानी अंदर से ये आवाज आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे स्वर यंत्र। तो ये हमारा ह और अ का उच्चारण हुआ। अब उसके बाद में हमारा नाक से उच्चारण, तो ये 5 अक्षर है। फिर कंठ और तालव्य से उच्चारण है, तो हमारा कंठ तालव्य जिसको बोलते हैं, कंठ और तालव्य यानी कि दोनों का, तो ए और आई आया, यानी स्वर है इसमें, है ना। कंठ तालव्य कंठोष्ठ, यानी 2 जो भागों से उच्चारण कर रहे हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे, ज्यादातर स्वर आ रहे हैं, ठीक है। व्यंजन इसमें मैंने नहीं देखा, बराबर। तो ये हमारा हो गया, यानी कि वर्णों के उच्चारण स्थान को, यानी वो मैंने आपको बताया। यानी जो ये हमारा मुख है, ये जो मुख है और गला है, तो उसके किस किस भाग से स्पर्श हो रहा है, ठीक है, छू रहे हैं, या कौन कौन से भाग हमारा उच्चारण करते समय उसका प्रयोग हो रहा है, उसको कहेंगे हम उसका उच्चारण स्थान, ठीक है। उसके आगे यदि हम आगे चलते हैं तो स्वर यंत्र के हिसाब से यदि उसके भेद किए जाएं, यहाँ हमने वर्णों के उच्चारण स्थान को यदि स्वर यंत्र से भेद करेंगे, कंपन के आधार पर यदि हम भेद करेंगे तो कितने भेद होंगे। एक कहलाता है हमारा अघोष, दूसरा कहलाता है हमारा सघोष, ठीक है। इसको हमें अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। अघोष, अघोष यानी कि कंपन कम हो, स्वर यंत्रिका से का कंपन कम हो तो अघोष, कंपन ज्यादा हो, है ना, स्वर यंत्रिका से टकराकर यदि बाहर निकलती है यानी घर्षण पैदा होता है, तो हम कहेंगे उसको सघोष, ठीक है। अब इसको समझने के लिए यहाँ दिया है क ख च छ ट ठ त थ, तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, ठीक है, यहाँ तक हमारे जो स्पर्श व्यंजन थे उसके पहला और दूसरा जो अक्षर है वो कहलाएगा हमारा अघोष। उसके बाद में कौन सा अक्षर आता है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा सघोष। आ रही है समझ में। और सघोष में ये क ख यानी ये जो वर्ग हैं वो और सारे स्वर वो किस में आएंगे, हमारे सघोष में आएंगे। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, सारे स्वर आएंगे और हमारे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन ये भी हमारे किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। यानी कि यदि हमें अघोष पता है तो जितना भी अक्षर हमारे बचे वो सारे सघोष में आ जाएंगे। अघोष यदि हमें पता है, अघोष में हमारा ये तो सारे स्पर्श व्यंजन हो गए, उसके पहले 2 अक्षर, और ये हमारे हो गए स स, ठीक है, ये 3 ऊष्म व्यंजन, हाँ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे 13 जो व्यंजन है इसका हम इसको कहेंगे हम अघोष, ठीक है। और बाकी के जितने भी बचे वो कहलाएंगे हमारे सघोष, यानी कि उसका उच्चारण करते समय हमारी जो स्वर यंत्रिका है वो टकरा कर उससे आवाज बाहर यानी कि घर्षण पैदा होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, है ना। तो इसमें स्वर सारे आएंगे हमारे, ओ भी आएगा जो हमने अभी आगत ध्वनि के रूप में पढ़ा था, ठीक है, यानी कि 12 आएंगे, 11 हमारे स्वर आएंगे, ये आएंगे। बाद में हमारा ग घ यानी क ख किस में आ गया था, हमारा अघोष में, तो उसके लास्ट के जो 3 अक्षर है वो हमारे किस में आ गए, सघोष में, ठीक है। लास्ट के 3 अक्षर, लास्ट के ये 3 अक्षर ये हमारे आ गए सघोष में, ओके, ठीक है। और सारे वर्ण आ गए। फिर बाद में हमारे बचते हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन के सारे वर्ग के, जो हमारे क च ट तप वर्ग है उसके आखिर के 3 अक्षर इसमें सघोष में आएंगे। और जो हमारे बचते हैं, है ना, अंतस्थ व्यंजन जो हमारा बचता है ना, क्योंकि हमने उसमें व्यंजन तो यहीं ले लिया सा, और लेकिन हाँ रह गया तो वो इसमें आ जाएगा। और य र ल व, ठीक है, ये हमारे सघोष व्यंजन यानी कि वर्ण कहलाएंगे। व्यंजन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हमारे स्वर भी आ रहे हैं, तो सघोष वर्ण और अघोष वर्ण, ठीक है। मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ये जितने भी वर्ग हैं, तो का वर्ग यदि हम पढ़ेंगे तो का वर्ग है ये, तो पहले 2 हो गए हमारे अघोष और लास्ट के 3 हो गए हमारे सघोष, ओके। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ हमने पहले क्या देखा था कि भाई जो उच्चारण करते समय, है ना, यानी जो अक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान पहले हमने देखा। फिर बाद स्वर यंत्रिका के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था,
है ना, यानी कंपन होता है या नहीं। अब हम यहाँ वर्गीकरण हमारा हो रहा है कि हमको कितना समय लगता है उसको उच्चारण करते समय, ठीक है, यानी प्रयत्न की दृष्टि से हमने इसके भेद किए हैं। तो इसमें आते हैं हमारे दो भेद, पहला आता है अल्प प्राण और दूसरा आता है हमारा महाप्राण। जैसा कि हमें पता चल रहा है अल्प का मतलब होता है कम, है ना, प्राण यानी वायु, बोलते समय जो हमारी हवा निकलती है, ठीक है, यानी कि कम हवा निकले तो हमारा अल्प प्राण, यदि हमें ज्यादा जोर देना पड़े तो महाप्राण कहलाएगा, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें समय और वायु दोनों ज्यादा लगे, किससे, अल्प से, यानी हमें उससे ज्यादा यदि हमें वायु लगे तो वो कहलाएगी महाप्राण, ठीक है। अब इसको समझने के लिए भी हम देखेंगे, हमें स्पर्श व्यंजन हमें पता है, क च ट जो हमारे वर्ग थे 25 व्यंजन, उसमें अल्प प्राण कौन से होते हैं। अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और ये पांचवा, ठीक है, ये पहला, तीसरा और पांचवा जो हम वर्ण थे हमारे, वो उसमें पहला, तीसरा, पांचवा, ये का वर्ग हो गया हमारा, और ये हमारा चा वर्ग, तो पहला, तीसरा और पांचवा। ये टा वर्ग पहला, तीसरा और पांचवा, ये ता वर्ग तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तीसरा तो पा वर्ग तक हो गए, ये हमारे पूरे हो गए स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अल्प प्राण में आ जाएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में आएगा और बाकी के जो बचेंगे वो हमारे महाप्राण में आएंगे, ठीक है, और अंतस्थ आएंगे य र ल व, ठीक है। अब महाप्राण मैंने आपको बोला कि समय ज्यादा लगता हो, यानी वायु अधिक हमें उसका प्रयोग करना पड़ता हो, यानी हमें प्रयत्न ज्यादा करना पड़ता हो, तो वो कहलाएगा हमारा महाप्राण, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे यदि क तो तुरंत बोल रहे हैं, ख तो ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा ज्यादा देर तक उसका उच्चारण करें, फिर बोलेंगे ग तो तुरंत हो रहा है घ, तो अ का उच्चारण हमें ज्यादा सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि दूसरा और ये कौन सा बचा था हमारा, चौथा, आगे समझ में, दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएगा, अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा कहलाएगा हमारा महाप्राण, ठीक है। यहाँ पर हमारे अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आएंगे, य र ल व बोलते समय हमें इसे कम समय लग रहा है, फिर श इसमें घर्षण पैदा हो रहा है, यानी ऊष्म व्यंजन हमारे इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने ये वर्ग वाला है, यानी जो 25 हमारे व्यंजन है उसके अंतर्गत वाले हैं ये सारे, है ना, चौथा, दूसरा और चौथा, ठीक है, और सारे हमारे ऊष्म व्यंजन स स स ह ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैंने समझाने के लिए यहाँ आपको करा है, ठीक है। पहला और दूसरा, पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या कहलाएगा हमारा अल्प प्राण, फिर दूसरा और चौथा वो क्या कहलाएगा हमारा महाप्राण, ठीक है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा ये हो गया हमारा अल्प प्राण। अब हमारा आ गया दूसरा और चौथा, ये हो गया हमारा महाप्राण, ठीक है, ठीक है। और अंतस्थ में हमने ले लिया था, किसको ले लिया था, अंतस्थ में हमारे य र ल व यानी जल्दी उच्चारण हो रहा है, ठीक है, ऊष्म में यानी घर्षण पैदा हो रहा है, यानी तो हम वो महाप्राण में ही आएंगे, ठीक है। तो श स स ह यानी कि अंतस्थ आएंगे हमारे अल्प में और ऊष्म आएंगे महाप्राण में। यदि हम वर्णाक्षरी यानी कि वर्णमाला को हम देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा, पहले जो आएंगे है ना अंतस्थ वाले वो हमारे अल्प में आ जाएंगे, बाद में जो अक्षर आ रहे हैं वो सारे हमारे महाप्राण में आ जाएंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको जो मैंने अल्प प्राण, महाप्राण या फिर हमने पढ़ा क्या बोलते हैं वर्णों का जो उच्चारण स्थान था, फिर कंपन के आधार पर हमने अघोष और सघोष वर्ण को देखा था, ठीक है। उससे पहले हमने सारी जानकारी ली थी कि भाई स्पर्श व्यंजन और वर्ण में हमने, शायद आपको वैसे पता होगा, फिर भी हमने आगत ध्वनि के बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और हमें ये पता नहीं होता कि भाई द्वित व्यंजन क्या होते हैं, द्वित और संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर है, तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया। लुंठित व्यंजन से प्राप्त होता है। आशा है आपको मेरे जो वर्ण विचार था वो समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।